है रोलेट एक्ट। आपने कहाँ तक पढ़ा था? आप चले गए थे, समझ में आया था? सर रोलेट एक्ट पढ़ लिया खेड़ा के बारे में बता दो सर, लगान के बारे में। अच्छा, लगान के बारे में। तो लगान के स्तर पे गांधी जी सफल हो गए थे। क्या आया था वहां पे? ब्रिटिश सरकार ने रातों रात आदेश को वापस ले लिया और बोला जो लोग सक्षम हैं वही लगान दे, बाकी लोग लगान ना दें। देखना एक चीज देखिएगा, ये गांधी जी की क्या बन रही है? सफलताएं बन रही है। गांधी जी इसी के थ्रू जनता में पहचाने जा रहे हैं। गांधी जी किसी को पूरी सफलता नहीं दे रहे हैं, दे रहे पूरी सफलता वो नेता जो जनता की पूरी डिमांड पूरी कर दे लक्ष्य से पहले, वो बेहतर नेता नहीं होता। समझ में? क्योंकि उसे जो काम करना है वो लोगों की भूख बनी रहे, उस चीज को बना के रखे। ठीक है ना? तो कभी भी गांधी जी को आप देखिएगा, कभी भी किसी की 100% डिमांड पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की 100% डिमांड कभी जायज नहीं होती। बात समझना है? वो 100% डिमांड हमारी हो या आपकी, किसी की भी हो, 100% डिमांड किसी की कभी भी फुलफिल ना तो होती है और ना ही वो 100% डिमांड किसी की जायज होती है, मतलब सही। क्लियर हो? इसमें रोलेट एक्ट, सेडिसन समिति का गठन हुआ था, ये मैंने बताया था कि नहीं? आइए, सेडिसन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उधर ये मैंने बताया था। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है कब? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, और कब तक चला? 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1942। कब? 45 से 50 मान लिया जाए? नहीं सर, 45 में शायद खत्म हुआ था। 45 में खत्म हुआ सर, 9 अगस्त 45। ठीक, ये 1939 से यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है? 14 में प्रथम विश्व युद्ध, और यहाँ 15 में गांधी जी आ रहे हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति को गठित किया जाता है। सेडिसन समिति। ठीक है, सेडिसन समिति का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सिडनी रॉलेट। और अब जो इसके आधार पे जो इस समिति का गठन किया गया है, समिति जो सुझाव देगी, जो विधेयक पास होगा, वही एक्ट बनेगा, उसी को बोलेंगे रॉलेट एक्ट। समझ पाया? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? आइए, इस रॉलेट एक्ट को पास होते समय मदन मोहन मालवीय और जिन्ना साहब, इन्होंने विरोध किया। इसमें था ये कि आप कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं कर सकते इस समय, जब तक प्रथम विश्व चलेगा। और इसके साथ साथ
किसी संगठन में पार्टिसिपेट नहीं आप कर सकते, किसी भी प्रकार का आंदोलन कर नहीं सकते। जैसे कोरोना के समय आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, घर से निकल नहीं सकते, इस प्रकार के जो जो पाबंदियां हैं कुछ ऐसी ही लगा दी गई। सर रोलेट एक्ट 1915 में बना था, 1919 में। ये 1919 में आएगा। तो सर उस टाइम तो खत्म हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध। कैसे? प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो जाता है। 1919 के अधिनियम का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ये पूरा 10 साल का है, काम यहां से शुरू हो रहा है, ये विधेयक बन रहे हैं, कानून लागू हो रहा है। समझ पाए आप? जैसे आप ऐसे ही मान लो, जैसे कृषि कानून जो पारित हुआ है, पारित अभी हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी न किसी प्रकार से शुरू होने की प्रक्रिया में है। अब ये फुल इम्प्लीमेंटेशन मान लो यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी जगह पे दूसरा एक्ट बनना शुरू होगा, लेकिन इसके प्रावधान यहाँ पर भी चलते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो बन रहा है इसके प्रावधान आगे चलेंगे। ऐसे समझो। अब ऐसे ही मान लो आपका संविधान बन गया, संविधान के प्रोविजन आपके ऊपर इम्प्लीमेंट है, लेकिन और जो कानून बनते हैं वो कानून आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होते जाते हैं कि नहीं? ये समझ पाए आप? तो ये तो यहाँ पे देखो 1919 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये 1919 एक पैकेज बनता है। जैसे वेतन आपको महीने के लास्ट में मिलता है, या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो पैकेज होता है वो पूरे वर्ष का मिलता है। तो एडवांस में तो पैकेज मिलता नहीं, लास्ट में मिलता है, एडवांस में मिलता है पैकेज। कोई ऐसी जॉब है जिसमें वेतन एडवांस में मिले? कौन सी जॉब? ठीक है, चलिए, कोई ऐसी जॉब है नहीं जिसमें वेतन एडवांस में मिले। ठीक है, मिलता भी, ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर या जो लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किसी में वेतन एडवांस में मिलता नहीं, तो यहाँ भी एक पूरा पैकेज कंप्लीट होगा तो उसी को एक नाम देंगे, लेकिन वो पैकेज कंप्लीट हो रहा है तो चीजें इंप्लीमेंट हो भी रही है। ठीक है ना? उसी का विरोध करने के लिए तो रॉलेट एक्ट के इसी के 2 विधेयक संसद में लाए जाते हैं, और वहां पे मदन मोहन मालवीय और जिन्ना साहब रहते हैं और विरोध करते हैं, जम के विरोध करते हैं। कुछ होता नहीं है, इस्तीफा दे देते हैं। आप इन्हें ये मान के चले कि जैसे आज के जो एमपी होते हैं, चुन के गए हुए एमपी इस रूप में थे, और इन्होंने क्या ले दिया? इस्तीफा दे दिया। अब गांधी जी यहां पर कूदेंगे, गांधी जी को क्या मिल गया? मौका। गांधी जी कदम वहीं पर रखेंगे जहां पे मौका मिलेगा। जहां पे सब हारेंगे वहां पे गांधी चलेंगे। ये देखिए, ऐसा नहीं है लोग अपनी जंग जीत रहे हैं तो गांधी भी आके उसी में कदम से कदम मिला दें, नहीं। ये चीज इतना समझ में है। और इसी समय होम रूल आंदोलन भी चल ही रहा था। तो इनकी अध्यक्षता में जो एक्ट आता है उसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में आया? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ठीक है ना? किस समिति का गठन किया गया था? तो सेडिसन समिति का। ठीक है। और इसी रॉलेट एक्ट को एक नाम और देते हैं, एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम। एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ये शायद आईएएस की परीक्षा में आया हुआ है पुराने समय में, 1919 का भी पूछ सकते हैं। समझ पाए आप सब?
एनार्चिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम। रेवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी। इसी रॉलेट एक्ट का नाम। आगे बताइए, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जिस समय आए, आपको कभी ये नहीं मानना है, कुछ लोग बोल रहे थे गांधी जी को अच्छी जॉब वहां पे मिली नहीं, गांधी जी की इनकम कम हो रही थी, गांधी जी सोचे यही काम करें। गांधी जी की इनकम दक्षिण अफ्रीका में अच्छी खासी हो रही थी, आपको मान लेना है। वो वकील थे और वहां पे पहचान बन गई थी, तो अब अच्छी खासी इनकम उनकी होने लगी थी, पैसे की कमी नहीं थी, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। लेकिन गांधी जी इस तरफ आए। देखिए शुरू में आपको ये समझना है, शुरू में जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, पेशेवर व्यक्ति, गांधी जी प्रोफेशनल थे भी नहीं, एक वकील थे, अपने धंधे के लिए काम करने गए, नहीं तो क्यों जाते, वहां आजादी के लिए काम करना या लोगों के हितों के लिए काम करना उनका मकसद थोड़ी था। मान लीजिए मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी एक मान लीजिए बिजनेस प्रोसेस से चल रहा हूं, ठीक है, तो मेरा मकसद समाज सेवा करना थोड़ी है, सामान्य रूप में आपको ऐसे ले रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा मैं हूं नहीं, लेकिन आपको मान लेना है टॉपिक समझने के लिए। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति खुद की जो अपनी इमेज होती है वो भूल जाता है, व्यक्ति अपने कार्य को ही वो एक समाज सेवा मानने लगता है। गांधी जी इसी रूप में, अभी गांधी जी यहाँ कोट पैंट टाई में है दक्षिण अफ्रीका में और उसी रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भारत में आएंगे और जुड़ना प्रारंभ होगा, आंदोलन जब सफल होता जाएगा, तो अब भारत की मिट्टी से इतना जुड़ जाएंगे कि अब ये अपनी पहचान भूल जाएंगे और भारत को ही लेकर चलेंगे। भारत की जनता की वेशभूषा हो जाएगी, भारत की जनता कैसा खाती है, कैसा सोचती है, कैसा रहती है, एक आत्मीयता के साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीतिक के साथ साथ एक ऐसे राजनीतिक बन जाएंगे कि जनता के साथ भावनात्मक तरीके से इतना जुड़ जाएंगे कि अपने आप को निकाल ही नहीं सकते। ध्यान रखिएगा, तो ये सब में होता है, इसलिए कहते हैं ना, जैसे आप कभी कभी फिल्मों में देखते होंगे, फिल्मों देखिए, देखो फिल्मों के जो डायरेक्टर होते हैं उनको, ये जो हीरो होते हैं, हीरो तो ऐसे उल्लू टाइप आदमी होते हैं, बना देते हैं, चल रहा होता है। कभी हीरो की बातें सुनिएगा और डायरेक्टर की बातें सुनिएगा तो उसमें बहुत अंतर होता है। डायरेक्टर की बातों से एक थॉट निकलता है और हीरो की जो बात होती है वो एक मजाक टाइप में रहता है, ये बोल दिए, वो बोल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, वो ऐसे रहता है। तो उसमें जो यही दिखाते हैं, कोई फिल्मों में आप देखिएगा, इस हीरो को भेजा गया था इस लड़की को मारने के लिए, अब ये लड़की पार कर रही थी, ये जाके कैंची से काट दिए ऐसे, अब ये ऊपर नीचे, अब ये बचाने के लिए यहाँ से बुला रही, आइए बचा लीजिए, बचा लीजिए, अब ये बोल रहा, अब ये जिसके साथ है बॉडीगार्ड के रूप में, यहाँ इसके साथ है इसको मारने के लिए, ये समझ नहीं रहा, फिर ये इसी को भेजता है, भाई बचाओ बचाओ, अभी क्या करे, अच्छा ठीक है, एक बार बचाता है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर चौथे बार प्यार हो ही जाता है। मतलब कहने का मतलब चौथे बार अब जिससे दुश्मनी कर रहा था, मतलब जो एक प्रोफेशन था, अब वह उसका प्रोफेशन रहा नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे गांधी जी जब वहां से दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक प्रोफेशन के रूप में गए थे, उन्हें जॉब मिल नहीं रही थी, जॉब करने गए थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पे उनका माइंड सेट लोगों के साथ काम करने से ऐसा बदल गया, अब वो उनका प्रोफेशन रहा नहीं, अब एक सेवा भाव हो गया। बड़े ध्यान से समझना है। अब वहां पे कुछ अगर सेवा भाव वहां पे था, लेकिन उतना सेवा भाव था नहीं, प्रोफेशनल तब भी थे थोड़े बहुत, लेकिन जब भारत की जनता के साथ जुड़े तो दरअसल वो सेवा भाव एकदम एक संत के रूप में आ गया। लेकिन पॉलिटिकल थॉट है, हमेशा ध्यान रखिएगा,
लेकिन वो पॉलिटिकल थॉट अपने देश के लोगों के लिए है, उन्हीं की भलाई के लिए है, अपनी भलाई के लिए पॉलिटिकल थॉट अपनी की नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये समझ में आ रहा है? ये हर व्यक्ति के साथ होता है, इसलिए कहते हैं संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। ठीक है ना? तो संगत का असर पड़ता है। सर जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो ये प्लान बना के आए थे या ऐसे आ गए? क्या जी? प्लान के थ्रू आए थे या ऐसे आ गए थे? नहीं, प्लान के थ्रू वहां पे काम पूरा हुआ, चलते हैं अपने देश। स्थितियां तो पता ही चल रही थी, भारत में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, वहां से आए थे। और कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग रहते हैं भाई हमारे वहां पे है। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो हमारे गांव वाले को फोन करते हैं, आजा भाई अपने शहर में खोल ले दुकान, बोलते हैं आजा भाई यहाँ पे अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। अब मैं कहता हूँ नहीं यार ठीक है, यहीं पे ठीक है, चल रहा है। तो ऐसे ही चीजें है ना, जब यहाँ का काम खत्म हुआ पता चला हम अपना दुकान लेके चल दिए वहां, तो वो चीज वहां पे अभी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, गांधी जी वहां पे थे, सफलतापूर्वक कार्य की, वहां का कार्य खत्म हो गया तो गांधी जी अपने घर की तरफ चले और काफी दिन रह लिए थे, लोग आते ही हैं। लेकिन इसके पहले परिस्थितियों के बारे में जान चुके थे। गांधी जी का वहां पे जो भी काम किए थे सब सफल हो चुका था। ठीक है ना? गांधी जी वहां रहने तो गए नहीं थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी, चलो ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। ठीक है ना? अब भारत आएंगे तो भारत इनका घर भी है और यहाँ पे सिचुएशन देखेंगे, फिर धीरे धीरे एक लंबा टाइम गुजर जाएगा और फिर बिल्कुल चले जाएंगे। होता क्या है कि अब इसका विरोध करने के लिए गांधी जी विरोध कैसे करेंगे? गांधी जी को ये पता है अंग्रेजों से सामना करना है। ताकतवर व्यक्ति से जब भी कभी सामना करना होता है तो हम ताकत से सामना नहीं करते, हमेशा ध्यान रखिएगा। पुलिस के पास अगर गोली है तो पुलिस का सामना कर सकते हैं, उसे हम डिफीट कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर गोली सहने की क्षमता हो। जैसे महिलाओं के ऊपर एग्जाम्पल हमने दिया था, कोई महिला किसी पुरुष को तभी कमजोर कर सकती है जब उसको इतनी क्षमता है कि वो अगर उसे डांट भी रहा है, मार भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, बस उससे कुछ बोले ही ना। एक समय के बाद वो खुद इमोशनल हो जाएगा, सोचेगा मैंने क्या कर दिया, What did I do? ऐसा होता है? नहीं समझ पा रहे? घरों में लड़कियां ये करती हैं, पिताजी ने डांट दिया, अब लड़की रोने लगी, कुछ मतलब बोली ही नहीं, वो केवल रो रही है, अपना चुपचाप बैठी हुई है। फिर थोड़ी देर बाद अब पिताजी अपना चेहरा बनाते हैं, यार कुछ गलत हो गया। अब उसकी गलत भी जो डिमांड थी, बोलेंगे अच्छा चलो थोड़ा सा इसमें फुलफिल कर देते हैं। होता जल्दी लड़कों के साथ ये होता नहीं, लड़ जाते हैं तो जो पाना भी रहता है वो भी थोड़ा बहुत खो देते हैं। चलो ठीक। तो मेरे कहने का मतलब गांधी जी को ये पता है कि ताकतवर सत्ता के साथ हमारा संघर्ष है, तो ताकतवर सत्ता के साथ हम संघर्ष ताकत से नहीं कर सकते। हमारे अंदर एक ऐसी ताकत आनी चाहिए जो इनके अस्त्र शस्त्र हैं, इनसे सामना करने के लिए यहाँ पर एक ऐसी टीम बने जो ये सह सके और वार ना कर सके। हमें इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, अपनी एनर्जी इन पे नहीं लगाना है। गांधी जी की पॉलिसी है, समझ पा रही है? ठीक, ये चीज तो ये सत्याग्रह सभा का मतलब यहाँ पे निर्माण करेंगे। सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा का मतलब सत्य के लिए आग्रह, मतलब जो काल है, जो हमारा फैक्ट है, उसको मनवाने के लिए। आज जैसे दिल्ली में टीचरों की एक टीम आई हुई है जो NIT और कहां से लोग पास किए थे, और 3 साल के लिए मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसके थ्रू हर राज्यों में टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे सभी गए थे, लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। वो लोग अब 3 साल हो गया तो शायद उनकी ज्वाइनिंग ना हो 1 महीने बाद, तो इसलिए यहाँ पे धरने पर बैठे हुए। मीडिया वालों ने पूछा कि आप यहाँ पे
क्या कह रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम निवेदन करने के लिए हैं। समझ रहे हैं? निवेदन, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो 3 साल बाद शायद, अब 3 साल के लिए हुआ होगा। और भारत में एक कमी तो है, किसी को हम 3 साल के लिए रखते हैं तो वो सोचता है 3 साल नहीं, मेरे को 6 साल कर दें। जब सरकारों ने आपको बता दिया 3 साल के लिए आप रखे जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्यों इधर रहे हैं? लेकिन है, सरकार भी इस बात को समझ रही, शायद रखे कि ना रखे। तो अब सत्याग्रह सभा में करेंगे क्या? हड़ताल, उपवास, और इसमें अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो होम रूल आंदोलन जो चला हुआ था उसी के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये समझ पा रहे हैं? इसको ऐसे समझना है, जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो उस नई पार्टी में अधिकांश लोग उन पुरानी पार्टियों के ही होते हैं। समझ में आ रहा है? यही इसमें होगा, बस लीडर चेंज होगा। तो संपूर्ण भारत में हड़ताल की जाएगी, उपवास किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे गांधी जी होंगे और कार्यक्रम यहाँ कांग्रेस के स्तर पे बनाया जाएगा। गांधी जी किसके साथ काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के साथ। गांधी जी के विरोध, हड़ताल और उपवास, इन सभी कार्यक्रमों का विरोध भी किया जाएगा, जिसमें 3 लोग मतलब विरोध करेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक तो रहेंगे। कौन रहेगा? कई लोग, सुरेंद्र नाथ, ये बस कॉन्सेप्ट समझना है, बनर्जी। और तेज बहादुर सप्रू, इनका नाम सुना होगा आप सबने, तेज बहादुर सप्रू, ये सब विरोध करते हैं। लेकिन गांधी जी के कार्यक्रम को अनुमति मिल जाती है, पास हो जाता है। ठीक है ना? गांधी जी का प्रस्ताव पारित हो गया। तो 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह की घोषणा कर दी गई कि 6 अप्रैल को होगा। अब देखिएगा यहां पे अप्रैल 1919 सत्याग्रह सभा की घोषणा यहाँ पे की जाती है। और ठीक, यहाँ पे आप ये ध्यान में रखना कि ये जब घोषणा की जाती है, प्रस्ताव जब पारित होता है, तो डेट में गलतफहमी आ जाती है, क्योंकि पहले कम्युनिकेशन का साधन तो था नहीं था। तो उस स्तर पे ऐसा होता था, अफवाह फैल जाती थी, और दिल्ली में कहा जाता है कि हिंसा फैल गई। दिल्ली में क्या हो गई? हिंसा। उस हिंसा को रोकने के लिए जामा मस्जिद के लोगों ने, एक संत थे, उनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती, को बुलाया स्पीच देने के लिए, लोगों को संबोधित करने के लिए गए थे। क्योंकि मुसलमानों को यहाँ पे पता था कि अंग्रेज तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे को बुलाए। तो हिंसा के स्तर पे हिंसा पूरे रुक नहीं पाई, थोड़ी बहुत यहाँ पे मतलब रुकी, और अंग्रेज अपना यहाँ पे अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेंगे ही, क्योंकि हो गई हिंसा। इसके बाद पंजाब में 10 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है। घटना क्या होती है? गिरफ्तार किया जाता है कुछ क्रांतिकारियों को। पंजाब 10 अप्रैल 1919, बस ये ध्यान रखना, 1919 सैफुद्दीन और सत्यपाल, इन्हीं सैफुद्दीन की चुरू भी बोलते हैं,
इनकी गिरफ्तारी की जाती है। अब यहां देखिएगा, पंजाब में 10 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी। देखो ये गिरफ्तारी क्यों की जाएगी, इसका मतलब यहाँ रॉलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा है उसी के संदर्भ में ये सब अपनी बातें उठाएंगे, तो इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तारी के विरोध में देखो, नेता की जब गिरफ्तारी हो रही, दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि नेता की गिरफ्तारी हो और नेता के कार्यकर्ता अगर हिंसा पे उतर आए तब फिर सरकार को बहाना मिल जाता है उस आंदोलन को दबाने का। या तो दो ही तरीका होता है, या तो नेता खुद आंदोलन को वापस ले ले, नहीं तो सरकार दबा देगी। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक हिंसक आंदोलन हो जाता है और यहाँ पे जो भी डाक होता है, तार, पहले ये सब संचार के साधन थे, इन पे हमला कर दिया जाता है, लोग मारे भी जाते हैं, महिलाओं पर भी यहाँ पे हमला हो ही जाता है। तो मतलब एक हिंसक घटना हो जाती है, इनकी गिरफ्तारी होने पर एक हिंसक घटना हो जाती है। इतना समझ में आया? ठीक है ना? तो हिंसक घटना हो गई, तो ये घटना ना हो इसकी जिम्मेदारी दी गई जनरल डायर को। अगर हिंसक घटना हो रही है तो इसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जनरल डायर। जनरल डायर का नाम आपसे सुना होगा, पता है कौन थे? जलियांवाला बाग में हमला हो गया। चलाए थे, चलवाई थी? गोली चलाने वाला महान होता है, चलवाने वाला? इन्हें कहते हैं मास्टर माइंड। क्या कहते हैं? इतना समझ में आ गया? 10 अप्रैल को हुआ है, 10 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल को ये घटना हो जाती है। 13 अप्रैल 1919 वैशाख पूर्णिमा का दिन। देखो एक त्योहार होता है जिसे आप मकर संक्रांति का त्योहार कहते हैं, शायद वही होता है क्या? वैशाख पूर्णिमा। सर उस दिन उनकी लोहड़ी होती है। हाँ वही, जो आपके लिए मकर संक्रांति होती है। देखो त्योहारों में आलम ये होता है क्या बात, त्योहारों में आलम ये होता है कि पहले देखो, पहले गरीबी थी तो त्योहार मनाने के लोग अपने बच्चों के साथ, घर की महिलाएं हुई, औरतें हुई, लड़कियां हुई, सब जाती थी और एक मेला टाइप में प्रोग्राम होता था, तो वहीं पे लोग खरीद के खाते थे। आज तो है लोगों के पास पैसा है, अपना जहां मन हुआ खरीद के खा लिए, तो पहले ऐसा होता नहीं था। पहले पैसा त्योहार पर ही आता था, ऐसा है कि नहीं? आप सबने इसे महसूस किया नहीं होगा, जो बहुत गरीब घरों के बच्चे होंगे वो कभी कभी महसूस करते होंगे, ठीक है ना? यहाँ पर तो शहर में महसूस हो नहीं पाता, लोग जब चाहे 100-200 कमा लेते हैं, ये तो सही है। पहले यही होता था। तो देखिए त्योहार का मतलब भी यही होता था कि गरीब आदमी उस दिन अपने मन का खा पी ले, तो लोग यहाँ घूमने जाते थे, बच्चे भी गए थे, महिलाएं भी गई। जनरल डायर ने यहाँ पे रोक लगा के रखा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब त्योहार का दिन होता है तो रोक कोई माने नहीं रखता। जैसे आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि भाई लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी लोग मनाने के लिए गए कि नहीं गए? कहीं पे पुलिस ने मारा भी, कहीं पे कुछ किया, कहीं पे कुछ किया, ये किया, ठीक है ना? वहां पे क्या है, एक प्रशासनिक जिम्मेदारी जिसको दी गई है, इसका मतलब या तो वो नहीं समझदार है, या तो यहाँ पे जो नेतृत्व है ये नहीं समझदार है। जनता आपकी बातों को मानेगी, इसके पहले जनता की कंडीशनल सिचुएशन देखो। भारत में ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप सुनते होंगे डेली रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये मतलब बहुत सारी ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये क्या है? ये भारत सरकार अपने नागरिकों की कंडीशन नहीं समझ पा रही है। अभी कुछ दिन पहले
यहाँ पे एक स्कूल है और इसके जो ऊपरी स्तर पे कुछ लोग मेंटर का काम करते हैं, और ये और बहुत समय पहले भी एक एजुकेशन आया था, उसी को बोलते हैं सेक्स एजुकेशन। और ये एजुकेशन अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जहां भी जो जितने भी डेवलप कंट्री वहां पे चलता है। और ये एजुकेशन जब भारत में एक बार चर्चा हुई तो यहाँ पे सामंती प्रकृति के लोग इसे सुन के मतलब चौंक जाते हैं, ये कौन सा एजुकेशन, क्योंकि जिसकी सोच वैसी है। जबकि इस एजुकेशन में है क्या, इस एजुकेशन में है क्या, हम उसके अगर व्यक्ति की जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं हम उसके बारे में समझेंगे, क्या क्या बीमारियां होती हैं इसके बारे में हम बच्चों को यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आ रहा समझ। फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग बच्चे अपने माता पिता के साथ शेयर कर नहीं पाते, ये कम से कम शेयर करेंगे तो समाज अवेयर होगा। जिस चीज को जितना छिपा के रखेंगे उस चीज में उतनी प्रॉब्लम आएगी। समझ में आया? तो भारत में आज जो घटनाएं हो रही इसीलिए हो रही है। और इसमें क्या होगा, अगर ये एजुकेशन होता तो यहाँ पे बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशन भारत सरकार के हैं इस पे खुल के चर्चा होती। ऐसा है कि नहीं? बहुत से बच्चे जो ब्लैकमेल कर लिए जाते हैं, यहाँ पे इनको नॉलेज ही नहीं होता, इसलिए ब्लैकमेल कर लिए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ कोई अगर खड़े होकर बात कर दो तो पूरी भीड़ ये कौन सा एजुकेशन नो, तो इस स्तर पे बात हो जाती है। इसीलिए तो अभी शायद उतना अच्छा एनवायरनमेंट बना नहीं है तो सरकार इस पे बात नहीं कर रही, लेकिन ये जब तक लागू नहीं होगा, लोगों की मानसिकता खुल नहीं पाएगी, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, कोई रोक ही नहीं सकता। समाज को जब धर्म से रोका जा सकता था उस समय दूसरा था, अब समाज को धर्म से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि धर्म का प्रभाव अब लोगों के दिमाग से हट गया है। अब हम लोगों को ज्ञान और तर्क के माध्यम से ही चीजों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, लोग त्योहार मनाने के लिए गए, महिलाएं भी गई, और वहां पे कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हुए, लेकिन गिरफ्तारी का विरोध करने से कहीं ज्यादा वो एक मेला था, उस मेले में लोग एकत्रित हुए। और किसी मेले में लोग एकत्रित होते हैं तो किसी चीज का विरोध करने के लिए एकत्रित हो, ऐसी बात नहीं है। कोई उसका लाभ उठा सकता है कि यहाँ पे भीड़ आएगी, मैं संबोधित करूंगा, बस इतना होता है। नहीं तो मेले का ही दिन क्यों चुना जाता? अगर भारत के प्रधानमंत्री तीर चलाने के लिए या जो भी अपना उद्घाटन करने के लिए कौन सा होता है, दशहरे का जो मेला होता है उस दिन जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? वहां पे एकत्रित होने वाले सभी लोग प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे एक मेला लगता है, उस मेले को देखने जाते हैं, अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने जाते हैं। इस चीज को जनरल डायर यहाँ समझ शायद नहीं पाए, समझे भी होंगे तो दिमाग वही है। और क्या चलवा दिए, गोली चलवा दी। कहते हैं कि कुएं लाशों से भर गई थी, बच्चों से, महिलाओं से, बाकी लोग थे, मतलब कुएं में लाश ही लाश। मतलब मेले में आप सोचिए गोली चल जाए और एक ही निकलने का एक ही गेट था, बाकी सब बंद। सोचिए क्या स्थिति। जनरल डायर, ये इसीलिए इसका नाम हर जगह आता है, तो आप ही सोच लीजिए। मतलब इस प्रकार का, मतलब जिसे क्रूर कहते हैं, क्रूरता की अगर कभी मिसाल देखनी हो तो जनरल डायर अपने आप में एक क्रूर है। और स्थिति क्या होती है, ब्रिटेन की संसद के स्तर पे ये कहा जाता है, इसके कार्यों को मान्यता दी जाती है। ध्यान से देखना, आप एक मकसद ध्यान से देखिएगा। ब्रिटेन की मानसिकता और सरकार की जो मानसिकता है, उसी मानसिकता के अकॉर्डिंग अधिकारी काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ब्रिटेन की मानसिकता और भारत सरकार, जो भारत की सरकार है, जो अंग्रेज है वहां पे, उनकी जो मानसिकता है, उसी के अनुसार जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलवाई। नहीं तो अगर ये चाहते तो ना चलवाते, भीड़ वैसे भी चली जाती, लाठीचार्ज करवा देते। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं किया। ये इसलिए था कि भारत के लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। क्या पैदा करने के लिए? खौफ। ये फिर 1857 को भूल गए,
क्योंकि 1857 को इसलिए भूल गए, वहां जो विद्रोह हुआ था उसको समझ नहीं पाए। अब यहाँ इनके लिए प्रॉब्लम और होगी, क्योंकि अब गांधी जी आ गए और गांधी जी इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में, और यहाँ हिंसा होती है इसके विरोध में, अब यहाँ पे गांधी जी को मौका मिलता है और शुरू करेंगे आंदोलन। इतनी बात समझ में? तो इसने जानबूझकर एक जो एकत्रित हुई थी भीड़, उस पे अपना क्या कर दिया, गोली का आदेश दिया, और 13 अप्रैल को हुआ था। एक जो सरकारी आंकड़ा है, ये 379 इतने लोग मारे गए, इस सरकारी आंकड़ा है। देखो 13 अप्रैल को एक घटना हो रही है। गांधी जी, देखिए जब भी कोई हिंसा होगी गांधी जी अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। यहाँ हिंसा हुई, गांधी जी आंदोलन को वापस ले लेंगे। वो हिंसा चाहे जिस तरफ से होगी, ठीक है, तो गांधी जी आंदोलन को लेते हैं वापस। जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध हो रहा था, हाँ, ये घटना हो गई ना, आंदोलन को ये लेते हैं वापस। और इसके बाद 18 अप्रैल 1919 को, ये ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह, जो ये आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह सभा का जो गठन किए थे, वापस ले लिए। और हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन हुआ। ये जो हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए हंटर समिति थी, हंटर समिति का गठन हुआ। और ब्रिटेन में इस घटना को जायज ठहरा दिया गया। ये जो घटना हुई ये जरूरी था, ये उचित था, और इनको क्लीन चिट दे दी गई जनरल डायर को। यहां पे ध्यान से देखना है, जनरल डायर को क्लीन चिट दे रही, और ब्रिटेन से एक अखबार निकलता है जिसे कहते हैं मॉर्निंग पोस्ट। सुना है आपने? मॉर्निंग पोस्ट ब्रिटिश का अखबार है, और उसने तो शायद 30,000 पाउंड का एक धन भी एकत्रित किया, एक बड़ा अमाउंट था, और जनरल डायर के लिए भाई साहब आपने अच्छा काम किया। जैसे हम सब अभिनंदन नाम था या क्या नाम था उनके लिए एकत्रित करने की, साहब आपके लिए, ऐसे ही उनको ये हीरो माने। यही से गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसे असहयोग आंदोलन कहेंगे, क्योंकि इस घटना से गांधी जी भी दुखी होंगे कि अगर अंग्रेज ऐसी घटनाएं कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है ना। अब गांधी जी खुल के सामने आएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए हैं गांधी जी, लेकिन उस साथ का परिणाम क्या मिल रहा है ये देखिएगा, नेगेटिव मिल रहा है। समझ में आया? तो गांधी जी गाना भी वही गाएंगे जो फिल्म में बनता है। कौन सा गाना? कि तेरे लिए मैंने शराब पी, ठीक है ना। देखिए ये जो गाने बनते हैं बहुत रिलेट करके बनते हैं फिल्मों में भी। गांधी जी कहेंगे कि आज के लिए ही तो मैं लोगों को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया था, और उसका परिणाम क्या मिला कि हमारे लोगों के ऊपर ही आप गोलियां चला रहे हैं। गिरफ्तारी तक तो सीमित था, ठीक है, आप गिरफ्तारी करिए, कानून व्यवस्था है, ठीक है, लेकिन ये कैसी व्यवस्था है? भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। देखो भारत के संविधान में अधिकांश जो प्रोविजन है इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। पहली चीज ये मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो कभी भी आए कि भारत के संविधान का आधार किस अधिनियम में छिपा हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। देखिए एक चीज आप समझिएगा, जब हमारे संविधान में अधिकांश चीजें अंग्रेजों से ली जा रही हैं तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएंगी। संविधान पूर्व और संविधान बाद,
संविधान बनने के बाद और बनने के पहले, ठीक है ना। तो देखिएगा जो चीजें हमने शामिल किया है संविधान 19 भारत शासन अधिनियम, ये जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है, जो चीजें हम ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये चीजें संविधान सभा में इन पर डिस्कशन नहीं हुआ है, या इन चीजों से जो चीजें हमने लिया हुआ है इनसे, और जो चीजें हमने संविधान सभा में कानून पे चर्चा किया हुआ है उन पे, और डिस्कशन के स्तर पे उनको हमने रखा हुआ है, अगर इनसे अगर ये आ जाए, इनसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दो है, उस स्तर तक इनको हम नहीं मानेंगे। ये बात समझ में आना है, इसको आप ऐसे समझें, बाद में हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, इसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम शामिल कर रहे हैं इसको, जैसे आप ये मानिए दो चीजें हैं, एक किसी और देश के लोग हैं और ये हमारे देश के लोग हैं, ये कोई बात कह रहे हैं, ये भी कोई बात कह रहे हैं, अगर इन दोनों बातों से हमारा हित होता है तो ठीक है, दोनों की बातें हम लेंगे, लेकिन इनकी बातों से हित हो रहा है और ये जो कह रहे हैं इनकी बातों से इनकी बातें कट रही हैं, अर्थात अहित होने जा रहा है, तो हम इस बात को नहीं मानेंगे। ये चीज समझ पाए आप? क्लियर हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रोविजन लिए गए और पूर्ण उत्तरदायी सरकार की दिशा में यह अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ। पूछा जाता है कभी कभी, तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की दिशा में मील का पत्थर कौन साबित हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां अब यहां पे देखना है, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी, जिसमें देशी रियासतें भी शामिल होंगी। लेकिन देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, अर्थात यह कल्पना साकार नहीं हो सकी। क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में रखा गया था? तो 1935, क्योंकि यही अखिल भारतीय संघ को बनाने के लिए ही तो पटेल इतना परेशान हुए देशी रियासत।
कश्मीर आप जो कहते हैं कश्मीर पहले हमारा था, तो हमारा कैसे था, शामिल हुआ तब हमारा रहता। आपको ये समझना है कश्मीर पाकिस्तान की गलतियों से हमें फ्री में मिल गया, नहीं समझ पाए। जैसे सलमान की गलतियों से ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन को फ्री में मिल गई, ठीक वैसे ही लिंक आपको ये चीजें समझना है। ऐसे कभी कभी जो चीज किसी को नहीं मिलनी चाहिए उसकी कुछ गलतियों की वजह से ज्यादा फायदा हो जाए। भारत को ऐसे ही फायदा हो। भारत का कश्मीर तो भारत का था ही नहीं, और भारत ना कभी कश्मीर पे हमला करता कश्मीर को लेने के लिए, क्योंकि भारत का एथिक्स था। भारत एक ऐसा देश है जो रिस्पॉन्सिबल देश है और इसे हर स्तर पे तर्कपूर्ण अपनी बातों को रखना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया कि जो हमला करवाया और जिससे करवाया वो भी सही तरीका था नहीं, उससे कश्मीर के लोग ही नाराज हो गए और स्थितियां इस कदर बनी कि शायद 1/3 या ऐसे कुछ हिस्सा, इससे कम हिस्सा ही आया है और बाकी किसको मिल गया, भारत को। तो हमने फ्री में पाया कि नहीं, हमने क्या मेहनत की। तो पाकिस्तान ऐसे 2-4, पाकिस्तान तो छोटा है लेकिन कहीं पे और करते तो हमें और मिल जाएगा। पाकिस्तान की गलतियों ने हमें अपना पड़ोसी बांग्लादेश दे दिया, जो हमारे लिए काम करता है, पाकिस्तान का विरोध करता है। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए भारत की कूटनीति को समझने के लिए बहुत ध्यान से हमें देखना होगा। भारत के जो लीडर हैं, ऊपरी स्तर पे जो डिप्लोमेट हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं कि पहले वही गांधी जी की पॉलिसी कि पहले हम गलती नहीं करेंगे, दूसरा गलती करेगा और फिर हम उस पर अपना काम करेंगे, जिससे कि कोई हमें गलत कह ना सके। तो जिंदगी में ये चीजें भी कहीं कहीं काम देता है, लेकिन आप जब ज्यादा आक्रामक होते हैं, पहले खुद ही गलती कर बैठते हैं, बाद में देखेंगे। तो नहीं, ये सीखना है। तो ये साकार हो नहीं पाया। यहां पे 3 अनुसूचियां बनती हैं इसी में। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितना समझ में? गवर्नर जनरल के पास ही यहाँ पे पावर होती है, जिसे आप वायसराय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायसराय। और जनरली जो लिखा रहता है ये गवर्नर जनरल, इनके पास अवशिष्ट शक्तियां होती है, रेजिडुअरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां। इसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे? हाँ, रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? ना तो संघ में थी, न राज्य में थी, न समवर्ती सूची में थी। किसके पास थी? गवर्नर जनरल के। इसका मतलब कोई भी कानून होगा, अगर इनके हित में नहीं है तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियां इनके पास है, तो वीटो पावर भी इनके पास होगी। ये समझ में आ रहा है? अवशिष्ट शक्तियां वायसराय साहब को दे दी गई थी। यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इनमें शामिल होने से इनकार कर दिया। अर्थात ये जो अखिल भारतीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, ये कभी अस्तित्व में आ नहीं पाई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। एक कंडीशन और देखनी है, समझ में आ रहा है भाई? अच्छा, ये जो घटनाएं होती है कभी कभी बच्चों को ना समझ में आए, वो एग्जाम्पल दे दो तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। ऐसा है कि नहीं? इसीलिए अखबारों पर ध्यान रखना है, कभी किसी को समझ में ना आए तो यही एग्जाम्पल दे देना, तुरंत ये बात। ठीक है, घटनाएं एग्जाम्पल के लिए एक बेहतर विकल्प बनती है। तो यहीं पे प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है, ये जानना है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त।
अच्छा, द्वैध शासन समाप्त होगा तो स्वायत्तता मिल जाएगी, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई। यहां गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ध्यान रखिएगा, गवर्नर को उत्तरदायी, पहले गवर्नर अपने अनुसार काम करता था, अब उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करेगा। लेकिन ये व्यवस्था थी, ये ध्यान रखिएगा, 1937 में शुरू हुई और 1939 में समाप्त कर दी गई। कितने तक चली? बस ये ध्यान में रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्या बता दिया? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया 1935 अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन का मतलब, इसका मतलब स्वायत्तता दी गई। यहाँ पर उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर गवर्नर को काम करना था। अभी बाहर रहना, क्लास खत्म होने के बाद आना, बंद कर लो, ठीक है ना। गवर्नर को उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, लेकिन यह व्यवस्था 1937 से 1939 तक चली, ठीक है ना। क्या रहेंगे ये समझ में आ गया? अब यहां पे तीसरी बात जो समझना है, केंद्र में, अब देखिए, केंद्र में द्वैध शासन का शुभारंभ हो रहा है। केंद्र में द्वैध शासन, अभी तक आपने देखा था प्रांतों के स्तर पे आरक्षित और अनारक्षित विषय थे। इसके स्तर पे प्रांतों। अब केंद्र में क्या हो रहा है? केंद्र में दो प्रकार के विषय आ रहे हैं। संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। यहाँ संघीय, संघ सूची, समवर्ती सूची था ना, तो संघीय विषय, देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और इसको स्थानांतरित और आरक्षित, स्थानांतरित, आरक्षित मतलब रिजर्व, स्थानांतरित ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। दो विषयों में, दो भागों में बांटा गया, लेकिन बात यह रही कि ये कभी लागू नहीं हो सका। क्या होगा? ये कभी लागू हो नहीं पाया। आपको ये ध्यान में रखना है। फैक्ट और है, इसने दलित जातियों और महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। देखो, दलितों के स्तर पर तो वहां हम देखे थे, यहाँ ये मजदूरों की भी बात करेंगे, ये बात करेंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो दलितों को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो एक घटना होती है, मताधिकार का विस्तार किया जाएगा। मताधिकार का विस्तार, 10% मताधिकार लोगों को दिए जाएंगे। तो अगर कभी पूछा जाए कि मताधिकार का विस्तार किसमें किया गया, तो 1935 में 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दिया गया। ये समझ में आया? कर क्यों रहे हैं? आंदोलन का दबाव बढ़ रहा है,
लोग अपने अधिकार मांग रहे हैं, इसीलिए 10% यहाँ पे दे रहे हैं। पूरी जनसंख्या का केवल 10%। क्या चीज? पूरी जनसंख्या के हाँ, जनसंख्या का 10%, मतलब इनका जो डाटा है उस समय जनसंख्या ही कितना थी, काफी कम थी। आजादी के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? मेरे ख्याल से 20 करोड़ थी। कितना? आज आप कितने हो गए? 140 होने के करीब में। इनको पीछे छोड़ ही देंगे। जनसंख्या वृद्धि भारत में इतना क्यों हो रही है? कोई इसका रीजन है? बताना, आप महिला हैं। नहीं पता। शिक्षा की कमी कैसे है? सिर्फ शिक्षा की कमी के कारण लोगों को पता नहीं होता। लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, पर ये नहीं सोचते उनमें खर्चा होगा बच्चों में। ये तो सही बात है। शिक्षा की कमी है या आर्थिक स्थिति है? आर्थिक स्थिति भी कह सकते हैं। सैनिटाइजर का यूज हम क्यों नहीं करते? कि हम जानते नहीं कि पैसा है नहीं। लोग गरीबों को बोलते हैं ना कि मास्क लगा के, मतलब चला के, ये लगा ये लगा। देखो, पहली चीज ये मान के चलिएगा, शिक्षा और आर्थिक स्थितियां दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हमको सबको पढ़ाया जाता था भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो उसमें एक कारण रहता था मनोरंजन की साधनों की कमी। तो वो हर बच्चा सबसे पहले उसी को याद करता है, मनोरंजन के साधनों की कमी। अब मेरे को ये नहीं लगता कि ये किस टाइप के लोग इस टाइप का टॉपिक लिख रहे थे, मनोरंजन के साधनों की कमी। देखो, भारत में जो सबसे बड़ी बात है, सामाजिक कुरीतियों की वजह से जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। सामाजिक कुरीतियां क्या है? सामाजिक कुरीतियां ये हैं कि बाल विवाह भारत में सबसे ज्यादा होते हैं। बाल विवाह जितना अधिक होंगे, जनसंख्या वृद्धि उतना ज्यादा होगी। ऐसा है कि नहीं? छोड़ दीजिए, हरियाणा में तो बाल विवाह हो रहे हैं। लड़की 16 साल की, ये भाई साहब मान लो 25 साल की, पढ़ाएंगे हम, बस शादी कर, गरीबी है, कर दी शादी। जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही। यूपी बिहार तो अपने आप में है ही, छत्तीसगढ़ तो है ही, वहां को तो चल ही रहा। देखो, दो चीजें हैं। बाल विवाह को सरकार रोक नहीं पा रही है, ये देखने में लगता है, लेकिन अब भी हो रहे हैं। तो क्यों नहीं रोक पा रही है? इसके कारण भी आर्थिक है। आर्थिक स्थितियां जब तक सरकार बेहतर नहीं कर पाएगी, तब तक सामाजिक स्थितियां बेहतर नहीं हो सकती। समझ में आया? आर्थिक स्थितियां जब बेहतर होती हैं तो हम सामाजिक कुरीतियों से दूरी बना लेते हैं, लेकिन आर्थिक स्थितियां बेहतर नहीं है तो सामाजिक कुरीतियों में डूबे रहते हैं। दूसरी चीज, आजकल बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल मतलब दवाइयां हैं जिनके स्तर पे लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, और विशेषकर महिलाएं, लेकिन पैसा ही नहीं, खरीदेंगे क्या? खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। भारत के स्तर पे बहुत सारी महिलाओं को इसलिए कैंसर हो जाता है क्योंकि इनके पास पैसे का पैसा है ही नहीं कि एक टाइम पीरियड पे जिस संसाधन की मतलब यूज उनको लगता है, उसकी मतलब जरूरत होती है, खरीदने के लिए पैसा नहीं। और गरीबों में तो